मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। आप अपने चैनल के मूल विधि की क्लास में हैं और मूल विधि की क्लास में हम लोग इसके ठीक पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट किए थे। तो आप जानते हैं कि हर एक्ट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर एक छोटा सा टेस्ट अरेंज करते हैं। तो अभी तक हम लोग आरटीआई एक्ट को कवर कर चुके हैं। आज लगातार कई एक्ट आप पढ़ चुके, तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। धारा, एक्ट, अधिनियम, परिभाषा खंड, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एक ब्रेक हो जाए आपके लिए। तो आज मूल विधि का ही दो टॉपिक है। एक तो है भारत की न्यायिक व्यवस्था, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, और दूसरा है जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो वो एक जो सिलसिला चल रहा था एक्ट कवर करने का, एक्ट के बीच में हम एक थोड़ा सा, जिससे आप सबको रिलैक्स हो जाए, हम आज पढ़ेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम, भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में। उसकी पूरी एक रूपरेखा जानेंगे। एक तो भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। उसके अलावा CRPC में हम लोग अपनी पूरी न्यायिक प्रोसीजर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक आउटलाइन, एक रूपरेखा पूरी तरह से हम लोग लेंगे कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की क्या खास बात है, कैसी विशेषता है, किस प्रकार से, कहाँ पर प्रावधान है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज होने वाली है और अगर अंत तक क्लास को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत शानदार आउटलाइन आपके दिमाग में जुडिशरी को लेकर के बनेगा। और इसके ठीक अगली क्लास में हम लोग PIL को कवर करेंगे और फिर से आ जाएंगे किसी नए एक्ट पर। ठीक, तो थोड़ा सा आप समझ लें। और इसके पहले जो एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और बेसिक से अपने मूल विधि की क्लास को शुरू किए हैं, तो जो लोग यहाँ से हों वो क्लास 1 से चलें। हर क्लास में हम नंबर डालते चल रहे हैं। मूल विधि की क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते क्रम में। तो ठीक पीछे वाली 1 नंबर क्लास से ही आप शुरू करें। तो आज का विषय आपको समझ में आ गया। आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए पेन कॉपी के साथ। हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक सरकार के 3 मूलभूत अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो ये जो जुडिशरी है, जिस न्यायपालिका की बात हम करने जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि सरकार के 3 मूलभूत अंगों में से एक है, अर्थात लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में जहां राज्य की समस्त शक्तियों को 3 अलग अलग संस्थाओं को सौंपा गया, राजतंत्र में अगर आप बैक जाओगे तो राजतंत्र में राज्य की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति में, राजा, सम्राट, बादशाह, कुछ भी कहें, अलग अलग समय समय पर नाम रहे, सारी शक्तियां उसमें निहित होती थी। तो व्यक्ति के, राजा के, राज्य के भ्रष्ट और निरंकुश होने का खतरा लगातार बना रहता था। उससे बचने के लिए मॉन्टेस्क्यू, फ्रांसीसी विधि शास्त्री मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उसके अंतर्गत सरकार के 3 मूलभूत अंग और सरकार के 3 मूलभूत कार्य बताए गए। सरकार के 3 मूलभूत अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम उसके एक आधार स्तंभ न्यायपालिका की बात करने जा रहे हैं। ठीक, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को और बेहतर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ तो जहाँ तक है हम कवर करेंगे ही, लेकिन आप हमारे चैनल के मेन क्लास में जाकर के वहाँ पर जहाँ हमने संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ा रखा है, संसदीय शासन व्यवस्था को और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को पढ़ा रखा है, दोनों में अंतर को समझा रखा है, वहाँ पर बहुत ही विस्तार से हमने कार्यपालिका और विधायिका पर भी चर्चा की है। तो आज हम अपने मूल विधि की न्यायपालिका वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका की, सरकार के एक स्तंभ के रूप में। इंडियन जुडिशरी की खास बात क्या है कि भारत एक संघात्मक राष्ट्र है। यहाँ कोई डाउट नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके यहाँ तक आए होंगे। तो भारत एक संघात्मक राष्ट्र है और सामान्यतया संघात्मक राष्ट्र में न्यायपालिका का द्वैध होता है, अर्थात राज्य की न्यायपालिका और केंद्र की न्यायपालिका, ऐसा द्वैध होता है और बंटवारा होता है। लेकिन जो भारत की न्यायपालिका है उसकी जो विशेषता है वो है कि भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, सर्वोच्च है और स्वतंत्र है। तो भारत की न्यायपालिका की
तीन खास बात है। क्या है? एकीकृत है, सर्वोच्च है और स्वतंत्र है। तो हम इन तीनों विशेषताओं की पड़ताल आज करेंगे और इस पड़ताल में हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम को, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से ये एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से भारतीय न्यायिक व्यवस्था का आकार बन के आता है, पिरामिड नुमा। शीर्ष पर हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। मध्यवर्ती स्तर पर या राज्य स्तर पर आप कह सकते हैं, लेकिन राज्य का न्यायालय नहीं है। याद रहे, राज्य स्तर पर यह स्थापित किया गया है, लेकिन राज्य का न्यायालय नहीं है। हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं और पूरे देश में जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कार्य कर रही हैं, जिला स्तरीय न्यायालय काम करते हैं। ठीक, तो देखिए इस तरह से एकीकृत है और नीचे से अपील ऊपर जाती है, नीचे से अपील ऊपर जाती है, अर्थात कोई न्यायालय अपने आप में अलग नहीं है, सब एकीकृत हैं और देश की सर्वोच्च अपीली अदालत सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट पर जो शीर्ष व्यक्ति है, शीर्ष न्यायिक व्यक्ति है, शीर्ष न्यायिक अधिकारी है, उसको हम लोग CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो बीच बीच में आपके लिए प्रश्न भी हम छोड़े जाएंगे। तो यहां पर आपके लिए दो प्रश्न हैं, आपको बताना है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो फटाक से आप आंसर करें, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कमेंट बॉक्स में आंसर करें, फिर अपने क्लास को हम लोग आगे ले चलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एक सवाल तो यह है और दूसरा सवाल आपके लिए है कि भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये दो खुला प्रश्न है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना होगा और जब भी एग्जाम में जाएं तो कम से कम CJI पर 2 सवाल तो मेंटेन करके ही जाएं। अब डिपेंड करेगा कि आप कब एग्जाम में जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़े रहें, छोटा बड़ा सवाल कभी भी कुछ भी टकरा सकता है। तो जो शीर्ष पर हमारी अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय पर जो शीर्ष न्यायिक प्राधिकारी है उसको हम लोग बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और मध्यवर्ती स्तर पर जो राज्य स्तर पर न्यायालय कार्य कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं, वहां पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शीर्ष प्रधान न्यायिक अधिकारी प्राधिकारी होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जो CJ होते हैं, चीफ जस्टिस, वो हाई कोर्ट स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर प्रधान न्यायिक प्राधिकारी हैं। और बात करें जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश उसे बोलते हैं, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, शीर्ष न्यायिक प्राधिकारी है। अब इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकारी कौन है, तब आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से हमारी न्यायपालिका एकीकृत है, अर्थात न्यायपालिका का द्वैध नहीं है, राज्य और संघ की न्यायपालिका बटी नहीं है जैसे कि अमेरिका में। अमेरिका एक संघात्मक राष्ट्र है, 50 राज्यों का एक संघ है USA, और वहां पर सभी 50 राज्यों के लिए अपनी अपनी न्यायपालिका है और एक संघीय न्यायपालिका है। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में एक आधारभूत तत्व है शीर्ष संघात्मक न्यायपालिका, और हमारे यहाँ वो काम करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, मध्यवर्ती स्तर पर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला न्यायालय, पिरामिड नुमा आकार देते हैं और नीचे से अपील ऊपर जाती है। और भारत की सर्वोच्च अपीली अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के पहले भारत में, जब भारत आजाद नहीं था, ब्रिटेन के कब्जे में था, उपनिवेश था ब्रिटेन का, तब भारत की जो शीर्ष अदालत थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी, प्रिवी काउंसिल उसको बोलते थे। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय में प्रिवी काउंसिल की सारी शक्तियां निहित हैं। तो इस तरह से क्या है, यह एकीकृत न्यायालय है। और अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर अगर आप बात करें तो जो जिला न्यायालय हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डिवीज़न देख लें, जो जिला न्यायालय है वहाँ 2 तरह के कार्य करने होते हैं। जिला न्यायालय पर 2 तरह के कार्य करने होते हैं, एक तो सिविल मामले देखने होते हैं और दूसरा आपराधिक या फौजदारी
आपराधिक या फौजदारी। ठीक है, तो जब जिला स्तर का शीर्ष प्राधिकारी, न्यायिक प्राधिकारी सिविल मामले की सुनवाई करता है तब उसे जिला न्यायाधीश बोलते हैं। एक ही प्राधिकारी है, जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज, और एवं पूरा नाम होता है सत्र न्यायाधीश, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। ठीक है, जो सिविल कोर्ट होती है, सिविल मामलों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने के लिए न्यायालय स्थापित हैं, वो दो हिस्से में बटे हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सिविल जज सीनियर डिवीज़न। ठीक है, तो जिला स्तर पर जो सिविल न्यायालय स्थापित हैं वो दो हिस्से में हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सिविल जज सीनियर डिवीज़न। अब इनके कार्यक्षेत्र का बंटवारा मालियत के आधार पर, माने इतनी निश्चित कीमत तक के मुकदमे ये सुनेंगे और उससे ऊपर के मुकदमे ये सुनेंगे। अब जिला और सत्र न्यायाधीश की बात करें, आपराधिक न्यायालय की बात करें जिला स्तर पर, तो आपराधिक न्यायालय में एक सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय होता है, और सत्र न्यायालय माने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज जो है, और एडीजे की कोर्ट होती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, और नीचे मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। किसकी कोर्ट होती है? मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। यहाँ पर सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, और फिर नीचे इसके दो तरह के मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं, सिविल जज, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर नीचे होते हैं जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नीचे कार्यरत होते हैं। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की दो श्रेणियां होती हैं, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। ठीक, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी, सीजेएम और एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड होता है कि कौन से मुकदमे कौन देखेंगे? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से ये बातें तय होती हैं, और यहाँ सीपीसी, यहाँ पर जो न्यायालय की प्रक्रिया तय करता है कौन से न्यायालय होंगे और कौन से न्यायालय में कौन से मुकदमे जाएंगे, इसके लिए हमारे पास जो कानून है उसको बोलते हैं सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, और यहाँ के मामलों की प्रक्रिया के लिए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो थोड़ा सा एक आइडिया ये भी रखे रहिएगा, यहाँ भी अंतर जानेंगे। सीआरपीसी में सारे प्रोसीजर बताई गई है, सत्र न्यायालय कौन से न्यायालय स्थापित होंगे, किस न्यायालय के पास कितनी पावर होगी, कितने दंड दे सकते हैं, ये सारी बातें सीआरपीसी में, और कौन से सिविल जज के पास कौन सी कोर्ट मुकदमे जाएंगे ये सीपीसी बताती है, और नीचे मुंसिफ मजिस्ट्रेट की न्यायालय होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो सिविल जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो इनके पास एक निश्चित सजा की पावर, उससे ज़्यादा सजा ये दे सकते हैं, उससे ज़्यादा सजा ये दे सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये दो कोर्ट ऐसी है जहां से भारत में जितने भी प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं वो सब दंड देने में कॉम्पिटेंट होते हैं। सत्र न्यायालय भारत में हर प्रकार की सजा देने में सक्षम होते हैं, अर्थात मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, तो इस डाउट को निकाल दीजिएगा। लेकिन इस लेवल पर, सत्र न्यायालय के लेवल पर जो सजा दी जाएगी मृत्यु दंड की, तो इसको कहां से वेरीफाई कराना पड़ेगा? इसको भेजा जाएगा, यदि सत्र न्यायालय द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे के कोर्ट द्वारा क्या दिया जाता है, मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, तो उसे संबंधित उच्च न्यायालय में, जिस उच्च न्यायालय के अधीन यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कार्यरत है उसके पास भेजा जाएगा, और वहां से उसकी जांच होगी और पुष्टि होने के बाद वह लागू होगी, उसके पहले उसे लागू नहीं किया जाता। लेकिन यह कोर्ट सत्र न्यायालय कॉम्पिटेंट है भारत में हर प्रकार के सजा देने के लिए। हाई कोर्ट उससे ऊपर के न्यायालय है, और उसी के अधीक्षण में जिला न्यायालय कार्यरत काम करता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारी शक्तियां भारत की निहित हैं। ठीक, तो एक इतना आइडिया आप रखेंगे, और इस प्रकार से हमारे यहाँ एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से एक जनरल क्लास हम फिर से बनाएंगे। तो ये एक जनरल क्लास है,
जिसमें आप बहुत ढेर सारी बातों को आज समझने वाले हैं। बहुत से डाउट आपके समाप्त होने वाले हैं यदि आप आज क्लास में रहेंगे। तो अब तक हम लोग जाने भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है और क्यों हम बोलते हैं कि एकीकृत है, तो इसे हम लोगों ने देखा। ठीक, इसके अलावा मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारी अदालतें कार्य कर रही हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट भी हम लोगों के यहाँ कार्यरत हैं। जैसे मानवाधिकार अधिनियम में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलाई जा रही हैं। सत्र न्यायालय पर ही कुछ कोर्ट को स्पेशल बना दिया गया है। इसके अलावा जो फैमिली एक्ट है, कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट स्थापित की गई हैं, जहां पर पति पत्नी के डिस्प्यूट्स डिसाइड होते हैं। स्पेशल कोर्ट जिससे जल्दी हो सके उनके मामलों को डिसाइड किया जा सके, वहाँ एक अलग प्रक्रिया होती है। ठीक, बच्चों के मामलों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, अभी हम लोग जुवेनाइल एक्ट पढ़ेंगे। जुवेनाइल कोर्ट स्थापित की गई हैं जहाँ एक अलग प्रक्रिया से काम होता है। तो ये विशेष अधिनियम में कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी कार्यरत हैं। जैसे ट्रिब्यूनल्स कुछ स्थापित किए गए हैं। तो स्पेशल कोर्ट में कुछ स्पेशल कोर्ट हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक स्पेशल विशेष कानून में स्थापित किए गए हैं। ये भारत की सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। साथ ही साथ राजस्व मामलों के लिए हमारे पास राजस्व न्यायालय है और वो केवल और केवल राजस्व मामलों की सुनवाई करते हैं। राजस्व मामले की जो शीर्ष अदालत होती है वो प्रदेश में होती है, प्रदेश में एक होती है, उसको बोलते हैं राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और सबसे नीचे तहसीलदार की कोर्ट होती है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली में सबसे नीचे तहसीलदार की कोर्ट, उसके ऊपर एसडीएम की कोर्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट, उसके ऊपर कमिश्नर की कोर्ट और सबसे शीर्ष पर किसकी न्यायालय है? राजस्व मंडल है, जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रयागराज में ही है। ठीक है, लखनऊ में नहीं है। तो ये राजस्व न्यायालय हैं। ये भी एक स्पेशल है, स्पेशल मामले के लिए है और यहाँ पर पूरा का पूरा राजस्व मामला सुना जाता है। ठीक है, तो ये तो जानकारी है हमारे पास सामान्य जो हमारे यहाँ न्यायालय कार्यरत हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ये किस प्रकार से, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें पहली बार ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की भी शक्तियां प्राप्त थीं। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक संघीय न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, उसके स्थापना के प्रावधान थे। और उस अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय अस्तित्व में आता है दिल्ली में। और उसमें उस समय 6 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन फिर अंततः भारत का संविधान बनता है और हमारे संविधान में एक सुप्रीम कोर्ट, एकीकृत सर्वोच्च न्यायपालिका की परिकल्पना की गई, स्थापना की गई। और 26 जनवरी 1950 को हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के अंतर्गत। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। और इसके पास ये अंतिम अपीली अदालत है और न्यायिक समीक्षा की भी शक्तियां इसमें अंतर्निहित हैं। और हमारे फंडामेंटल का रक्षक है। हम फंडामेंटल के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और हमारे संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान का संरक्षक है। हम लोग आगे और डिटेल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से अब तक के संविधान जब से लागू है तब तक के इतिहास में किस प्रकार से भारत के संविधान को बचाए रखने में और बनाए रखने में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्याख्या का महत्व है। और किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश में कानून उस देश के सर्वोच्च न्यायालय या वो अदालत जिसके पास न्यायिक समीक्षा की पावर होती है लगातार उसी से विकसित होता है। तो हमारा संविधान आज तक यहाँ है
हम लोग कानून के राज में हैं, रूल ऑफ लॉ है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की पावर है। तो न्यायिक समीक्षा से लगातार क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, अगर बात करें भारत के संविधान में कहां पर प्रावधान है, तो भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 6 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में, भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 6 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के गठन, न्यायाधीशों के आने और जाने, उनकी योग्यता और उसके कुछ विशेष पावर, क्या पावर है, इन सब के बारे में डिटेल है। मूल संविधान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश की स्थापना के प्रावधान थे। 7+1 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होना था। समय समय पर संशोधन के द्वारा 7 से बढ़ाकर 15 किया गया, 15 से बढ़ाकर के 25 किया गया और 25 से बढ़ाकर 31, और वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ध्यान रहे। और ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद कानून बना के इस तरह के बढ़ा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा संविधान के भाग 5 अध्याय 6 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में। आपसे पूछा जाए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 33+1, 33+1। ठीक है, 33+1 माने 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ये तो मोटे तौर पर हमारी जानकारी हो गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में, क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो जो उच्च न्यायालय हैं वो भारत के संविधान में उसके भाग 6 में, राज्यों वाले पार्ट में, भाग 6 में उसके चैप्टर अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में प्रावधानित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 के बीच में है। और अगर आप देखेंगे कि उच्च न्यायालयों की स्थापना के प्रावधान, तो सबसे पहले 1861 के अधिनियम में उच्च न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अगर आप बात करें कि उच्च न्यायालय कब से स्थापित हो रहे हैं, तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया था। उसके अंतर्गत पहली बार 1862 में 3 प्रेसिडेंसी नगरों में, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, कहां पर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, आप नोट भी करते चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और बहुत ही जनरल आइडिया पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ओवरऑल हम देखेंगे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया हमारा बनकर के जुडिशियल सिस्टम पर तैयार होगा। तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारत में 1862 में 3 प्रेसिडेंसी नगर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो इन तीनों जगहों पर 1862 में एक साथ स्थापित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, तो दूसरा उच्च न्यायालय हमारा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय, प्रयागराज में उच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1866 में। और सबसे पहले 1866 में जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ वो आगरा में स्थापित हुआ था। कहां स्थापित हुआ था, आगरा में। और फिर 1869 में इसे इलाहाबाद में स्थापित किया गया और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत इसका नाम बदल करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। तो इस फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और 1862 में पहली बार तीनों प्रेसिडेंसी नगर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। दूसरा उच्च न्यायालय जो देश में है वो 1866 में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय आगरा में स्थापित हुआ। इलाहाबाद में पहले स्थापित नहीं था। 1869 में इसे इलाहाबाद लाया गया इस और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत इसका नाम बदल करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। यहां तक की बातों को आप समझ गए, नोट कर लें। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर पूछा जाए, चलिए ये प्रश्न आपके लिए, आपको बताना है कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यह प्रश्न का उत्तर आप देंगे। चलिए, आपको यह उत्तर देना है और आप निश्चित तौर पर उत्तर सही देंगे। तो वर्तमान में कुल
25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। पूरे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। 214 से लेकर के 232 के बीच में ये सारे प्रावधान हैं। अब अगर देखा जाए कि उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान कहाँ हैं, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान है। और बात करें न्यायाधीशों की, इसलिए यहाँ जानना जरूरी है। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा 33+1, तो अनुच्छेद 216 में, संविधान के अनुच्छेद 216 में लिखा है हाई कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन। उसमें लिखा है कि एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश से मिलकर गठित होगा जितना राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है अनुच्छेद 216 से कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या नियत नहीं है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या नियत नहीं है। यह राष्ट्रपति तय करता है कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। ठीक, और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 217 में। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 में, अनुच्छेद 124 में की जाती है। और दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति, दोनों स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो भारत में उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वो हमारा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा न्यायपीठ वाला जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा कि वो क्या है, हमारा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। तो ये बात तो हुई किसके बारे में, हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। तो हम लोगों ने अपने पिरामिड में सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात की थी। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में, याद रहे, संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं। तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं, एक तो जिला न्यायालय जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण में होते हैं। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीशों की अधीक्षण की शक्ति है। तो अगर आपसे पूछा जाए जिला न्यायाधीश सीधे किसके नियंत्रण में होते हैं, तो उच्च न्यायालय के, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में वो डिस्ट्रिक्ट आता है। और जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, याद रहे। इसके पहले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन जिला स्तर पर जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 233 में प्रावधान है और उनको नियुक्ति कौन देता है, राज्यपाल देता है। ठीक है, और पीछे हम लोग देख करके आए कि जिला स्तर पर जो प्रधान न्यायाधीश होता है उसे जिला जज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहते हैं। जो हमारा जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायालय है, वो दो हिस्सों में बटा है, क्योंकि वो सिविल मामले भी सुनता है और क्रिमिनल मामलों को भी सुनता है। सिविल मामलों को दीवानी मामले भी कहते हैं और क्रिमिनल मामलों को आपराधिक मामला या फौजदारी मामला भी कहते हैं। दीवानी कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो दो लेवल पर हैं। पीछे भी बात होकर के आई कि दीवानी सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। और अगर उधर बात करें तो दो स्तर पर कोर्ट काम करती है। एक तो क्या, आपराधिक न्यायालय, सत्र न्यायाधीश बैठते हैं, सत्र न्यायालय, और नीचे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में नीचे दो प्रकार के जजेस बैठते हैं, जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक, तो ये पूरा जिला स्तर पर विंग है। 233 से 237 के बीच में इसके लिए प्रावधान है। अब जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। एडीजे लेवल पर जो नियुक्ति होती है वो हायर जुडिशियल सर्विसेज से, हायर जुडिशियल सर्विसेज से, उच्च न्यायिक सेवा से, जिसका एग्जाम सामान्यतया कौन करवाता है, संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा ही कराया जाता है। और वहाँ पर कम से कम 35 वर्ष की आयु, 7 वर्ष की वकालत का अनुभव किए होंगे, तब आप उस एग्जाम को प्री, मेन और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होता है और सीधे जिला सहायक, जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर आप एडीजे के पद पर नियुक्त होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में नीचे पीसीएसजे की परीक्षा, राज्य
न्यायिक सेवा परीक्षा होती है, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल में पीसीएसजे की परीक्षा, वहां से पास करके आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुंसिफ की अदालत में जाएंगे, मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनेंगे और फिर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, इस तरह से प्रमोशन करके आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये पूरा अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकार की पावर इन लोगों के, इस तरह से इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि किस प्रकार से एकीकृत है इसकी। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में कैसे हम लोग कहते हैं कि भारत में न्यायिक स्वतंत्रता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की बात हम लोग करते हैं। भारत में जो न्यायिक स्वतंत्रता की बात है, तो वहां तो कई व्यवस्था है जिस आधार पर हम कह सकते हैं। एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों की निश्चित पदावधि, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, न्यायाधीशों के कार्यों पर संसद और राज्य विधान मंडल पर चर्चा किए जाने पर रोक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट की अधिकारिता और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। इन सारे आधारों पर हम यह बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता है और न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। इन सब माध्यम से पूरी तरह से प्रयास किया गया है कि कार्यपालिका के प्रभावों से न्यायपालिका को मुक्त रखा जाए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से भारत में नियुक्ति के प्रावधान हैं। सबसे पहला बिंदु है न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो देखिए, भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, नियुक्ति का अधिकार तो कार्यपालिका को है, अर्थात भारत में राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 124(2) के अंतर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान हैं। और दोनों जगह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अगर प्रावधान की बात करें तो 124(2) में बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं है और आज तक जो हमारा काम चल रहा है लगभग परंपरा कायम है, उस परंपरा के माध्यम से या जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः न्यायिक डिसीजन दिए गए हैं उसके द्वारा स्थापित जो ट्रेंड है, परंपरा है, उसके माध्यम से किया जाता है। अगर 124(2) की बात करें तो लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में 124(2) में प्रावधान है और उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिनका परामर्श करना वह आवश्यक समझे उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो 124(2) कह रहा है कि राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के बाद जिससे वह उचित समझे क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो अगर देखें कि मुख्य न्यायाधीश के लिए अलग से नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है भारत में, अगर 124 के इन बातों को ध्यान दें तो। लेकिन भारत में एक परंपरा सी कायम है, दो अपवाद छोड़ दें, एक 1973 में और दूसरा 1977 में। ये दो ऐसे अवसर हैं जब छोड़ दिया जाए तब अब तक परंपरा रही है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसे ही सीजेआई नियुक्त किया गया है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे के फैसले के बाद सरकार ने 3 जजेस की सीनियरिटी को बाईपास करते हुए चौथे जज को क्या बना दिया था? मुख्य न्यायाधीश। तो वहां पर सीनियरिटी का अपवाद है और 1977 में ही ऐसा हुआ था। तो दो अवसर हैं जब भारत में इस परंपरा को तोड़ी गई, अन्यथा लिखा कहीं नहीं है, लेकिन साफ साफ एक न्यायिक परंपरा स्थापित है कि भारत में सीजेआई कौन होता है? जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। साथ ही साथ 1993 में एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित भी किया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो यहां तक आते आते एक फाइंडिंग भी आ गई सुप्रीम कोर्ट की और लगभग यही परंपरा कायम है। तो भारत में सीजेआई कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है और किस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका भी हावी नहीं है और एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। तो किसके सलाह पर करता है? मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। तो आगे चल करके एक बड़ा डाउट फंसा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह क्या राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, भारत का राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। दूसरी बात, सर्वोच्च जो न्यायाधीश अपनी राय देगा, सीजेआई जो अपनी राय देगा, क्या वो किसी के परामर्श से देगा या ऐसे ही देगा। तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के मामले में फाइंडिंग आई और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह मत दिया कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के राय से ही की जा सकती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश अपनी यह जब राय देगा तो वो कम से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से बनी कोलेजियम से राय लेने के बाद देगा। तो मामला जहां ये था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश की राय भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, तो 1993 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला होगा तो सीजेआई का परामर्श अनिवार्य है और सीजेआई के परामर्श पर बाध्य होगा भारत का राष्ट्रपति, अर्थात सीजेआई का जो परामर्श आएगा उसे ही मानना पड़ेगा। और सीजेआई भी अपनी राय देगा तो कैसे देगा? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के मामले में ही यह भी बिल्कुल तय कर दिया गया है। क्या तय कर दिया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला होगा तब राय देगा और राय जो देगा वो कम से कम 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कोलेजियम की राय होगी, अर्थात सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से बड़े एक समिति, एक कोलेजियम की राय लेगा और उस राय को भारत के राष्ट्रपति को देगा और भारत का राष्ट्रपति इसी राय के आधार पर, अर्थात बाध्यकारी है, मानेगा, नियुक्ति देगा। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो परंपरा भी जो है उसमें एक तरह से क्या है, जिसे न्यायिक पक्ष चाहेगा वही क्या हो सकता है, भारत में न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो सकता है। ठीक है, और जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी क्या करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तब वह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय लेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने के पहले सीजेआई की राय ली जाएगी और संबंधित राज्य के राज्यपाल की राय लेकर के भारत में राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय लेगा और जो मुख्य न्यायाधीश राय देगा वो सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों से, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में 4 न्यायाधीश थे, यहां कम से कम 2 न्यायाधीश से बनी कोलेजियम की राय पर आधारित होगी। तो सीजेआई की राय किस पर आधारित होगी? हाईकोर्ट के मामले में हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति के मामले में जब वह भारत के राष्ट्रपति को राय देगा तब वह क्या करेगा? वो उसका परामर्श 2 न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से बनी कोलेजियम पर आधारित होगा और साथ ही साथ उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी राय शामिल की जाएगी। तो देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर सीजेआई और अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत स्पष्ट प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन एक न्यायिक परंपरा स्थापित हो चुकी है और फाइंडिंग आ चुकी है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। डिसीजन के माध्यम से स्थापित रूल अभी तक कायम हो चुका है। बीच में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी संविधान में संशोधन किए गए थे, लेकिन उसे शून्य घोषित कर दिया गया। तो अभी कोलेजियम पद्धति लागू है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम पद्धति है। सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंपरा है वरिष्ठतम न्यायाधीश। किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के सीजेआई की राय, संबंधित राज्य के राज्यपाल की राय लेकर के करता है भारत का राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
में सीजेआई की राय ली जाएगी, संबंधित राज्य के राज्यपाल की राय ली जाएगी, साथ ही साथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी राय शामिल की जाएगी। और इन सारे आधारों पर क्या जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राय ली जाएगी, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सीजेआई भारत का मुख्य न्यायाधीश अपनी राय देगा, तो उसकी राय किस पर आधारित होगी? सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बड़ी कोलेजियम पर आधारित होगी। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मामले में सीजेआई की राय ली जाएगी, सीजेआई की राय बाध्यकारी होगी। सीजेआई अपनी राय 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से बनी कोलेजियम की राय से अपनी राय देगा। ठीक है। और अगर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय नहीं लिया है सीजेआई, तो सीजेआई की राय मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो यहां तक बात समझ में आई। नियुक्ति किस प्रकार से फ्रेश रखी गई है, कार्यपालिका को ज्यादा पावर नहीं दी गई है। इस प्रकार से भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन बात की जाए हटाने जाने की, अब किसी को नियुक्त किया और हटाने की पावर भी कार्यपालिका के पास हो, तो कार्यपालिका के अगेंस्ट तो कभी कोई निर्णय आ ही नहीं सकता है। पूरी अगर लगाम किसको दे दी जाए, कार्यपालिका को, तो इसका पूरा प्रावधान किया गया है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन हटाने की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के हाथ में सीधे नहीं है। राष्ट्रपति, भारत में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की एक प्रक्रिया है, अनुच्छेद 124(4) में बताई गई है। कहां बताया गया है? अनुच्छेद 124(4) में प्रक्रिया बताई गई है, और वहां बताया गया है कि चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाना होगा तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हटेगा। लेकिन भारत का राष्ट्रपति आदेश तब कर सकता है जब केवल 2 आधार, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। भारत में न्यायाधीशों को हटाए जाने के आधार 2 हैं, सिद्ध कदाचार या असमर्थता। इस आधार पर संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में कार्यवाही शुरू की जाएगी। दोनों सदनों से अलग अलग सदस्य, सदन की बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। तब भारत का राष्ट्रपति आदेश करेगा, और इस आदेश के बाद भारत में महाभियोग प्रक्रिया, इसको बोलते हैं, से हटाया जा सकता है। तो देखिए, एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है न्यायाधीशों को हटाए जाने की। अगर न्यायाधीशों को सामान्य प्रक्रिया से हटाने के प्रावधान होते तो भारत में बड़े ही आसानी से नियुक्ति और बड़े आसानी से हटाते। तो कार्यपालिका जिसको चाहती नियुक्त करती और जब चाहती जिसको हटाती। तो कभी भी कार्यपालिका के अगेंस्ट कोई निर्णय न होता, अर्थात कार्यपालिका के मामलों में न्याय न हो पाता, कार्यपालिका मनमाना करती। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके हटाए जाने के लिए कार्यपालिका के पास पावर लिमिटेड है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से भारत में कार्यपालिका से मुक्त रखा गया है किसको? न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों को हटाया जाना। हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश दोनों के लिए प्रक्रिया एक है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश से दोनों सदनों के किसी सदन से कार्यवाही शुरू होगी और दूसरे सदन में जाएगी। दोनों सदनों से अलग अलग सदन की सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। और इतना ही नहीं, सदन की सदस्य संख्या, सदन के बहुमत, सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है। तो देखिए, 2 आधार। तीसरा आधार है कि न्यायाधीशों की पदावधि। तो देखिए, भारत में न्यायाधीशों की एक निश्चित पदावधि है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी 65 वर्ष की आयु तक, अपने नियुक्ति से 65 वर्ष की आयु तक, जब वो 65 वर्ष की आयु तक होते हैं तब क्या किया जाता है? वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो एक निश्चित पदावधि है, बीच में हटाए जा सकते हैं, त्यागपत्र दिया जा सकता है, लेकिन हटाए जाने की मनमाना प्रक्रिया नहीं है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो वो अपने पद ग्रहण से 62 वर्ष की आयु तक सेवारत होते हैं। तो 65 वर्ष और 62 वर्ष, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल, 1 साल, 5 साल, ये ऐसा कार्यकाल नहीं कि कार्यपालिका पर है, एक निश्चित है 65 वर्ष की आयु तक और 62 वर्ष की आयु तक। तो इससे भी क्या होता है? स्वतंत्रता कायम रहती है। अब बात करते हैं कि एक और आधार क्या है जब भारत में न्यायिक स्वतंत्रता मिलती है। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन। तो देखिए, भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बात करें, वेतन, भत्ते और पेंशन, जब वो पद ग्रहण की न्यायाधीशों के
पद ग्रहण की तारीख से सेवा में रहते तक कोई अलाभकर परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी अलाभकर परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर अलाभकर परिवर्तन माने बढ़ा तो सकती है संसद, लेकिन घटा नहीं सकती, कटौती नहीं कर सकती। अगर ऐसी पावर होती, कटौती करती, तो सरकार के अगेंस्ट अगर डिसीजन आया तो सरकार नाराज हो सकती थी, कार्यपालिका नाराज हो जाती तो लगाम लगाती, इनकी कटौती करती, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन में बाधा आ सकती है। तो इसलिए इसे बहुत ही सुरक्षित रखा गया है। अलाभकर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लाभकर परिवर्तन नियुक्ति के बाद कर सकते हैं। ठीक, वृद्धि कर सकते हैं, कमी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखो, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और दूसरा, जो उच्च न्यायालय हैं उनके वेतन भत्ते कहां से मिलते हैं? राज्य की संचित निधि से। जिस राज्य के उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब रिटायर होते हैं तो उनके पेंशन भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के मामले में यहां से प्रश्न अक्सर उठते हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, वेतन, भत्ते सब भारत की संचित निधि से, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य के संचित निधि से, और पेंशन भारत की संचित निधि से भारित होते हैं, ड्रा होता है। ठीक है, और जो स्वतंत्रता भारत में कायम रखने का प्रयास किया गया है उसमें है कि न्यायाधीशों के कार्यों पर संसद और राज्य के विधानमंडल पर चर्चा किए जाने पर रोक है। तो भारत में संसद में और राज्य के विधानमंडल में चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के किसी भी कार्य और आचरण पर चर्चा बहस नहीं की जा सकती है। तो पूरी तरह से विधायिका से भी मुक्त रखने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं वो अभिलेखी न्यायालय हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। तो बात करें किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट। याद रहे, ये दोनों अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेखी न्यायालय है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको बोलते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भारत में दो न्यायालय हैं, कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किस अनुच्छेद में? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 में, हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है, साथ ही साथ जिनके डिसीजन नमूने के तौर पर, नजीर के तौर पर पेश किए जाने के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, और भारत में इन दोनों स्तर के न्यायालयों को अपनी अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति है, वो चाहे जो हो। अगर इनकी अवज्ञा की गई है तो ये दंड दे सकते हैं, और साथ ही साथ इनके डिसीजन नज़ीर के तौर पर, निचली अदालत में नज़ीर के तौर पर पेश किए जाने के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं, और जब उनके सामने पेश किया जाता है तो वह बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की क्या सर्वोच्चता कायम की गई है? आर्टिकल 141 के माध्यम से, आर्टिकल 129 के माध्यम से, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों को हटाया जाना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन सारे माध्यमों से। ठीक, तो साथ ही साथ भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों ही न्यायालयों के पास इन दोनों न्यायालयों के पास कौन सी पावर है? रिट जारी करने की पावर है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के पास ये पावर है। लेकिन दोनों में अगर बात किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो किसके पास ज़्यादा वाइड पावर है? तो वो है हाई कोर्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट निचले स्तर का न्यायालय है और उसके पास पावर ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च अदालत है, उसके पास न्यायिक व्याख्या के कार्य हैं, वो छोटे मोटे कार्यों को नहीं करता है, संविधान की व्याख्या के कार्य करता है। वो रोजमर्रा के ऐसे छोटे मामलों को सुनने के लिए खाली नहीं, बहुत ही गंभीर लॉ एंड ऑर्डर, कभी विधि और सार तत्व निहित हो तब ऐसे मामलों को कानून की व्याख्या का कार्य करता है। अनुच्छेद 32 में जो रिट जारी करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो केवल और केवल किस मामले में? केवल और केवल फंडामेंटल के राइट के वायलेशन के मामले में। ठीक, और अनुच्छेद 226 में जो पावर है हाई कोर्ट्स के पास,
वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या बनती है, एक सुप्रीम कोर्ट बनती है और रिट भी जारी कर सकती है, सरकार के खिलाफ भी रिट जारी कर सकती है। तो इस तरह से इन भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्र रखने के पूरे प्रावधान किए गए हैं। एकीकृत, सर्वोच्च और साथ ही साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे कोर्ट, कैसे हमारी स्पेशल कोर्ट्स काम करती हैं, हम लोग इसको जान रहे हैं। और न्यायिक स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रावधान देश में किए गए हैं, इसको हम लोग समझ रहे हैं। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अनुच्छेद 143 में परामर्श क्षेत्राधिकार है। कौन से पावर हैं? परामर्श क्षेत्राधिकार है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति विधिक परामर्श मांग सकता है किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसमें विधि और लोक महत्व का विषय हो, उस पर मांग सकते हैं। लेकिन 143 में सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय भारत का राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो 141 और 143 ये दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और पावर देते हैं। अब अगर बात करें कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सबसे बड़ा अपीलीय अदालत है, साथ ही साथ प्राथमिक क्षेत्राधिकार है और रिट जारी करने की पावर है, और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू की पावर है। सुप्रीम कोर्ट भारत में संविधान की संरक्षक है, कस्टोडियन है, गार्जियन माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। संविधान के अनुच्छेद 13(2) में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, न्यायिक पुनर्विलोकन की पावर है। अगर संसद अपनी सीमा लांघ करके कोई भी कानून बनाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो एक अपने आप में एक जबरदस्त सुप्रीम पावर है और इसी आधार पर भारत में कस्टोडियन बन जाता है, गार्जियन बन जाता है, और अब तक भारत के संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने बचाए रखा। ठीक, तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत की न्यायिक व्यवस्था पर, और भारत की इस न्यायिक व्यवस्था वाले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि न्यायपालिका क्या होती है किसी भी सरकार में, लोकतांत्रिक देश में, किस प्रकार से एक स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, किस तरह से इसका सर्वोच्च रहना, इसका स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, और भारत की न्यायपालिका की जो तीन मूलभूत विशेषता है, एकीकृत, सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, उन तीनों को बारी बारी से चर्चा किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों पर हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक, किस प्रकार से न्यायिक स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर के रिट अधिकारिता तक, अलग अलग बिंदुओं पर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेते हुए हम लोगों ने चर्चा किया, और किस प्रकार से पिरामिड नुमा सर्वोच्च अपीलीय अदालत बनती है और एकीकृत अदालत है। संघात्मक राष्ट्र होते हुए भी हमारे यहाँ न्यायपालिका का द्वैध नहीं है। ठीक है, तो आशा है कि आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को एक मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा आप समझे होंगे। संविधान वाले पार्ट में इसे आप डिटेल से समझेंगे, अलग अलग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को। लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है कि हम एक निश्चित विषय को पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग मूल विधि कहते हैं। तो मूल विधि में हम अपने इस आइडिया को लेकर के समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले आप समझ जाएं कि आपकी वेबसाइट, गूगल पर आपको सर्च करना है www.studentclassesprayagraj.com, उसके मेनू में जाना है, वहाँ पर आपको मिलेगा MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री नोट्स, जॉब अलर्ट, गाइडेंस, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है उसका पूरा विज्ञापन के लिंक, फॉर्म क्या भरना है, क्या क्राइटेरिया है, आपको मिलेगा। इसके अलावा गाइडेंस, जो भी एग्जाम सामने होता है उस पर प्रॉपर गाइडेंस, क्या स्ट्रेटजी हो, किस प्रकार से इसको पास करें। साथ ही साथ जो भी एग्जाम होता है हर एग्जाम पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लगा देते हैं जहां आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका भी लिंक उस संबंधित परीक्षा पर लगा होता है। इन सब के अलावा आपको फ्री नोट्स टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, पूरा का पूरा एक विविध पार्ट होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सब के लिए जरूर विजिट करें www.studentclassesprayagraj.com, मेनू में जाएं, उसके पेज देखें, खोलें और अंदर जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सामग्री है नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक, तो
आज की क्लास में इतना ही। आशा है कि आप इस पॉइंट को समझे होंगे। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि खूब प्रश्न करें, जहां डाउट हो, जिससे अगली क्लास में हम और बेहतर कर सकें। इसके ठीक अगली क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL पर बात करेंगे और PIL के ठीक बाद हम अपनी क्लास को फिर से इस 2 महत्वपूर्ण टॉपिक के बाद अधिनियम पर ले चलेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।